हम सबके बीच मुख्य वक्ता प्रोफेसर हम लोगों के मुख्य वक्ता श्रीमान रितेश शर्मा जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जी धन्यवाद भाई साहब। अब हम लोग भाई साहब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। हम लोगों के बीच शोध छात्र सनी कुमार, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, देवेश त्रिपाठी जी, आशुतोष मिश्रा जी, नीरज राव जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि लोक पहल प्रत्येक रविवार को अपना आभासी मंच पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ करता है वो, और इसकी 3 वर्षों से अनवरत यात्रा चल रही है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान रितेश शर्मा जी। और आप किसी परिचय परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप पंजाब के इंद्र कुमार गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, अधिवक्ता हैं और संघ के स्वयंसेवक हैं। हम लोगों के बीच डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी भी हैं। आपका बहुत स्वागत है, सादर अभिनंदन। प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपका पाथेय हम सबों को प्राप्त होगा। सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका। युवा किसी भी राष्ट्र का मेरुदंड होता है, बैकबोन होता है। उसी विषय पर संवाद करने के लिए श्रीमान रितेश शर्मा जी हम लोगों के बीच हैं। मैं एक हम लोगों के बीच लोक पहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब आ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक मान्य परंपरा है कि हम लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि एक नए विषय के साथ, नए दर्शकों के साथ हमें जाना होता है, नए विषय पर संवाद करना होता है, जन संवाद करना होता है, सोशल मीडिया में जाना होता है। तो इस विषय पर के लिए हम बार बार अपना लोक पहल का परिचय प्रस्तुत करते हैं। लोक पहल के परिचय की इस कड़ी में मैं बताऊं, जहां मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, व्यक्तिगत मैंने अपना ये बैकग्राउंड लगाया हुआ है, ये लोक पहल का परिचय है। आप सभी लोग इस लोक पहल के मेरे पीछे ये पार्श्व में लगा हुआ चित्र देख रहे हैं, भगवान श्री राम का लोक पहल का लोगो लगा हुआ है। और उसमें पंच महाविभूतियां दिखाई दे रही हैं। उन पंच महाविभूतियों में जो पहला नाम है वह है अब राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघचालक उप आख्यान रज्जू भैया, राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया लोक पहल के आदर्श। आप घूमते रहिए। भाई साहब अपना माइक म्यूट करिए, विजय जी भाई साहब माइक म्यूट कर दीजिए। तो अ, रा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक पूज्य राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया हमारे आदर्श हैं। उन्हीं के विचारों का प्रचार प्रसार करना, और मैं ये आप सब अपने श्रोताओं को अवगत करा दूं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की जन्म जयंती की तिथि पर इस लोक पहल की प्रतिस्थापना की गई थी। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र में समरसता और सद्भाव के प्रचार और प्रसार के लिए जीवन पर्यंत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया निरंतर संघर्षशील रहे और निरंतर राष्ट्र के याज्ञिक अनुष्ठान में अपनी आहुतियां राष्ट्र के उत्तरोत्तर समृद्धि के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए, सामाजिक समरसता के लिए अपना जीवन निरंतर राष्ट्र को अर्पित करते रहे। और जीवन के अंतिम अंतिम सांस तक उन्होंने राष्ट्र की आराधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और सरसंघ चालक के रूप में अपना पूर्ण जीवन राष्ट्र को अर्पित किया। ऐसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया हमारे आदर्श हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वह है भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का। आपने प्राच्य और पाश्चात्य दोनों विद्याओं का, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के महत्व को समझा। और आप जानते थे कि बिना दोनों शिक्षा पद्धति का उपयोग किए भारत में राष्ट्रवादी चेतना का प्रज्वलन नहीं किया जा सकता है। जो पाश्चात्य शिक्षा थी वो नवीन संदर्भों में राष्ट्रवाद को स्पंदित कर रही थी, और जो हमारी प्राच्य शिक्षा थी वह हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आधार थी। इन दोनों पद्धतियों को मिलाकर, इन दो तत्वों को मिलाकर भारत में राष्ट्रवाद की दीप शिखा को प्रज्वलित करने का जो कार्य और स्वदेशी के
संवर्धन का जो कार्य महामना मदन मोहन मालवीय ने उठाया था 1910 के दशक में, 1900 के 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में, उसको उस आदर्श को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य लोक पहल करता है। हमारे लोक पहल के तीसरे जो महनीय आदर्श हैं वह हैं एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय। एकात्म मानववाद की चर्चा हम जैसे करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने राजनीतिक रूप से राष्ट्र को एकीकृत करने का बीड़ा उठाया था, एकीकृत करने का प्रस्ताव रखा और इसीलिए आर्थिक विकेंद्रीकरण, अंत्योदय और राजनीतिक दर्शन के रूप में एकात्म मानववाद के दर्शन का आरंभ किया। एकात्म मानव किस तरह व्यक्ति राष्ट्र से एकीकृत होता है उन्हें मालूम था। आज हम जब 21वीं शताब्दी में बैठकर लोक पहल पर निरंतर संवाद, लोक पहल के इस आभासी मंच पर निरंतर संवाद करते हैं, राष्ट्र को हम एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं, तो कितनी दूर अंदेशी दृष्टि थी और वो अपने आंखों के सामने भारत के विभाजन की विभीषिका को देख चुके थे और उन्हें पता था कि राष्ट्र ऐसे नहीं बनता है। सहजीवन, सह अस्तित्व और साहचर्य के साथ यह जो सनातन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बना हुआ है वो गंभीर चुनौतियों के दौर से गुजरेगा, क्योंकि इसीलिए लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नामोल्लेख किया है तो एक वर्ग उसके विरोध में खड़ा हो गया है। 1925 जो संघ की शताब्दी वर्ष है, 1925 में प्रतिस्थापना संघ की हुई थी। एक विशाल फलक से राष्ट्र को देखने वाले इस विदर्भ के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केशव बलिराम हेडगेवार, जो हमारे आदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदि सरसंघ चालक है, इस बात से गंभीरता पूर्वक परिचित हो चुके थे कि भारत की जो लंबी गुलामी का कालखंड है, जो विशेष रूप से मुस्लिम आक्रांताओं का कालखंड है, उसके पहले भी यह एक गंभीर चुनौती भारत के राष्ट्रवाद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रवाद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। अनेक प्रकार के विखंडन के सूत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। जातिवाद की जटिलता बढ़ेगी तो ऐसी समस्याओं का समाधान एकात्म मानववाद होगा, जो मानव को एक राष्ट्र का अनिवार्य और अविभाज्य अंग के रूप में देखेगा। वही दर्शन इस राष्ट्र को संपुष्ट करेगा। इसीलिए व्यक्ति का जन्म होता है अपने परिवार में, परिवार में उसकी एक जाति होती है, जाति से निकलता है तो समाज होता है, और जब समाज से बृहत्तर आयाम को ग्रहण करता है तो उसका राष्ट्र होता है। और व्यक्ति और राष्ट्र में जब राष्ट्र में विलीन होता है तो उसका सर्वोत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास होता है। ऐसे एकात्म मानववाद और समाज के आखिरी सोपान पर खड़े व्यक्ति के लिए सब कुछ समर्पित कर देने, और राज्य का धर्म होगा कि वो समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की खुशहाली के लिए प्रयास करेगा। और इन्हीं प्रयासों के कारण यह जो हमारी राष्ट्रीय धारा बहेगी उसी का नाम होगा एकात्म मानववाद। ऐसे एकात्म मानववाद के दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय लोक पहल के आदर्श हैं। गुरुदेव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। थोड़ा सा 1 मिनट हम ले सब, मैं शुरू कर रहा हूँ, बस शुरू कर रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? हाँ, हमारे पास एक्सिस नहीं है, हमारे पास वो हम नहीं रिमूव कर पा रहे हैं। अरे भेजे होंगे तो उस तरह नहीं होगा ना। इसको, ये जो नीरज है वो लगातार डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नीरज राव है, इसको लेफ्ट करिए, रिप्लेस। क्या कर रहा है? अरे सर, ये डिस्टर्ब बार बार हो रहा है। अच्छा। कोई नीरज राव करके है, ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। आदित्य जी, इस नीरज राव को आप हटाइए, तुरंत हटाइए और हमको को होस्ट बना दिया करिए। ठीक है, इनको हटाइए, नीरज राव को। कभी कभी हो जाता है भाई साहब, ऐसे लोग आ जाते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। अब मैं भाई साहब पुनः आरंभ कर रहा हूँ। बीच में एक डिस्टर्बेंस एलिमेंट आ गया था, वैसे लोग आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा 1-2 बार हुआ है। हम लोग चूंकि प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, लेकिन ऐसे अवांछित लोग
भी आ जाते हैं जो हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना जिनका उद्देश्य होता है। तो मैं बता रहा था कि एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। जो हमारे अन्य महनीय आदर्श हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का। अवैधनाथ जी जीवन पर्यंत राष्ट्र के लिए समर्पित थे, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर थे, और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर होते हुए वो सनातन मूल्यों के संरक्षण, सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर 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 एक यात्रा करते रहे। और उस यात्रा की तार्किक परिणति भारत की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई के रूप में राम मंदिर का आंदोलन, शिखर का आंदोलन, हर हिंदू तक पहुंचा देना और राष्ट्र को एकात्मकता के सूत्र में पिरोने के लिए पूरे हिंदुत्व को सामाजिक समरसता के साथ जोड़ने वाला जो अद्वितीय अनुपम पुरुष थे वह थे पूज्य आदित्यनाथ जी। और आदित्यनाथ जी के ही कारण भारत का एक ऐसा स्वरूप निर्धारित हुआ जिससे हमें भारत को में अयोध्या में एक भव्य और दिव्य राम मंदिर देखने को मिला। ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है इस लोक पहल की कि ऐसे ब्रह्मलीन महंत जिन्होंने जीवन पर्यंत सामाजिक भेदभाव को गिरा करके डोमराज के घर भात चावल खा करके सामाजिक समरसता की जड़ों को और गहरी करने का सदप्रयास किया, ऐसे ब्रह्मलीन महंत और जिनके नेतृत्व में एक ऐसे नेतृत्व का विकास हुआ जो आज उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री है, ऐसे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी हमारे आदर्श हैं। हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मड़ोड़, ऐसा उद्घोष करके भारत में राष्ट्रवाद को एक नई दिशा और एक नए तेवर देने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल लोक पहल के आदर्श हैं। और इन्हीं आदर्शों को लेकर लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा कर रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा लोक पहल के माननीय राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब से कि आप आए और एक संक्षिप्त प्रस्तावकी, आप यात्रा में एक संक्षिप्त प्रस्तावकी के साथ इस लोक पहल के इस आज के विशिष्ट आयोजन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हम इस आभासीय मंच पे पंजाब के एक युवा बौद्धिक क्षेत्र के कार्यकर्ता के साथ जो है संवाद करेंगे और उसका उद्बोधन सुनेंगे। डॉक्टर अखिलेश जी ने लोक पहल के उद्देश्यों के बारे में और लोक पहल द्वारा समाज से अपेक्षाएं क्या हैं बड़े ही विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखे। अब आज की चुनौती है कि लोक पहल द्वारा समाज में अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ भारत की मर्यादाओं को पुनर्जीवित करने के लिए, युवाओं को संस्कार से युक्त करने के लिए ये जो कार्यक्रम चला रहा है उसमें विसंगतियां और कठिनाइयां भी पैदा करने वाले लोग अब हमारे बीच में आने लगे। हम लोगों को कड़ाई के साथ संवेदनशील होकर के इन सब संवेदनहीन लोगों से भी बचने की कोशिश करना है। विषय विशेषज्ञ अभी अपनी बात रखेंगे, लेकिन उस बात को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लोक पहल का है। लोक पहल की टीम अपनी उस काम को करेगी। डॉक्टर साहब से हम ये कहेंगे कि लोक पहल के इस फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे आएं और अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने विचार को ये माध्यम सशक्त बने। यही हमारी लोक पहल के सभी शुभेच्छुओं से आशा है, आग्रह है। साथ ही हम समाज में विचारों को प्रस्तुत करने का सशक्त माध्यम जो ये आग्रह पूर्वक तैयार किए हैं, इस माध्यम पे अपने विचार रखने के लिए हर वो भारत का युवा प्रतिष्ठित, वरिष्ठ और अनुभवी अपेक्षित है या उसका आह्वान है जो भारतीय सनातन संस्कृति को अच्छे ढंग से समझता है और उसको विश्वास है कि उसके विचारों के माध्यम से भारत में जो परिवर्तन होगा वो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को जागृत करेगा और स्वर्णिम भारत के भविष्य को लिखने में अपना योगदान देगा। विषय पे आज हम कुछ नहीं कहेंगे, विषय विशेषज्ञ से आग्रह करेंगे डॉक्टर शर्मा जी से कि वो आए और अपने विषय को प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब। अब मैं आग्रह करूंगा कि आज के हमारे मुख्य वक्ता अपने विषय को रखें और उस पर जो हम लोगों की आज गंभीर टिप्पणियां होंगी वो आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी
डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, कि हम लोग डॉक्टर हिमांशु यादव जी भी हैं, ये हम लोगों को गंभीर टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी और इस तरह हमारा संवाद का कारवां आगे बढ़ेगा। आज का विषय है हम भारत में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि किसी देश की समृद्धि का आधार, किसी देश की प्रगति का आधार उसकी आर्थिक व्यवस्था से अंकन नहीं होगा, बल्कि जब लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उन्होंने कहा था कि उस राष्ट्र के युवाओं के चरित्र से उस राष्ट्र का अंकन होगा। इस प्रकार की बात कहने वाले भारत में युवा 37 करोड़ युवाओं का देश है, दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा जब जब सोचता है तो जमाना करवट लेता है, युवाओं में बड़ी शक्ति होती है। भारत में भी जो भी क्रांतियां हुई हैं, भारत में जिस प्रकार का सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, चाहे वो खुदीराम बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, ये सभी युवा थे, अत्यंत युवा थे, किसी की उम्र 30 वर्ष से नहीं हुई है। 2009 के भारत सरकार की युवा नीति के अनुसार 29 वर्ष के 19 से 29 वर्ष आयु रखी गई है युवा की। और भारत में युवाओं के बेरोजगारी का जो दर है वो 10% है। 8 करोड़ ही भारत के पास नौकरियां हैं और भारत में युवा सबसे ज्यादा है। इस युवा को राष्ट्रीय भावधारा में कैसे जोड़ें, उसे इंटरप्रेन्योरशिप से कैसे जोड़ें, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आदर्श था। इन आदर्शों को हम कैसे प्राप्त करें, इन्हीं सारे विषयों पर किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन में भी युवा सहायक है, किस प्रकार राजनीतिक परिवर्तन में भी युवा की ही भूमिका है, इस महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा के लिए मैं बड़े मंच से इस मंच पर, आभासी मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री रितेश शर्मा जी को कि आज का पाठ्य प्रस्तुत करें और यह पाठ्य लाखों लोगों तक जाएगा और मार्गदर्शन करेगा। श्रीमान रितेश शर्मा जी। जी धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना उद्बोधन शुरू करूं। पंजाब की नदियों की पावन अमृत धारा से सिंचित इस पुण्य भूमि, माता सीता की तपोभूमि, लौह कुश की जन्म स्थली को नमन करते हुए, जहां ऋषियों श्री गुरु नानक देव जी जैसे गुरुओं ने ज्ञान का दीपक जलाया और क्रांतिकारियों ने अपने लहू से स्वतंत्रता की इबादत लिखी, शहीद आजम भगत सिंह, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह जैसे वीर सपूतों की धरती से मैं अपने उद्बोधन का शुरुआत करते हुए आप सभी महानुभावों, गुरुजनों और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी का शुरुआत करता हूँ। जी, भारत एक प्राचीन देश के साथ साथ एक युवा देश भी है और युवा भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसकी आकलन हुई है, एक स्टडी होती है जिसमें मध्यमान आयु सीमा 28 वर्ष रखी है, जो भारत की 60% आबादी है जिसकी आयु 28 वर्ष से कम है। इस हिसाब से भारत एक युवा देश है। इस लिहाज से भारत में दुनिया का सबसे बड़ी युवा शक्ति है और इसके मुकाबले अगर हम देखें अमेरिका और चीन, जो कि भारत के मुकाबले बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है और उनकी औसतम आयु 37 वर्ष के लगभग है। जैसे 28 वर्ष भारत के लिए था वैसे 37 वर्ष उनकी स्टडी में आया हुआ है। और इसी तरह देखते तो ऑस्ट्रेलिया का 39 वर्ष है, रशिया 40 वर्ष, कनाडा 42 वर्ष, यूरोप 45 वर्ष और जापान 49 वर्ष। अर्थात अगर इस हिसाब से देखते हैं तो भारत ही सबसे युवा देश है दुनिया में। बाकी जापान बहुत जल्दी खत्म होने वाला बूढ़ों का देश हो चुका है। इस तरह चाइना ने भी वन चाइल्ड पॉलिसी जो अपनाया था उसको डिस्ट्रॉय करके डबल चाइल्ड किया हुआ है और उसका प्रलोभन दे रहा है कि 2 बच्चे पैदा करेंगे तो उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएगी। इस हिसाब से देखे एक टाइम था 1964 से 2004 के बीच, जो शक्ति, जो चीज इस वक्त भारत के पास है वैसे ही शक्ति, युवा शक्ति जिसको कहते हैं, वो जापान के पास था। तो जापान ने अपने 20 वर्ष में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया कि आज दुनिया में 2nd नंबर पे है टेक्नोलॉजी के मामले। उसका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और यही स्वर्णमयी काल भारत के पास भी आने वाला 20 साल बहुत बड़ा स्वर्णमयी काल है, जिसमें अपनी युवा को एक अच्छा दिशा देने और एक अच्छी पहल करने की जरूरत है। एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें पूरे वर्ल्ड का रिसर्च किया गया था, सैंपल लिया गया था, हर एक देशों से सैंपल लिया गया था, जिससे IQ टेस्ट कहा जाता है। उसमें लिखा था that the IQ level of the Indian, the average
Indian definitely higher than the IQ level of any other person from the any other world of the race। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा IQ लेवल वाला कोई देश है वो भारत है। और इस हिसाब से वीर सावरकर जी भी कहते थे कि युवा की व्याख्या उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है अपनी किताबों में और बहुत सारी चीजों में। युवा को पलट देते वायु हो जाता है और कहते हैं वायु की शक्ति का बल ही जग को आजादी दिलाती है, अर्थात युवा। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है। और ये रिसर्च जो था आईक्यू लेवल का एक स्थिति नहीं है, एक अगर हम इसको सही से देखें तो ये भारत के लिए परिपक्व भी है और भारत दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट देशों में से एक गिना जाता है। इसी हिसाब से देखिए, एक बार बिल क्लिंटन भारत के दौरे पे थे 1999 में। तो तालकटोरा स्टेडियम में एक जनसभा आयोजित हुई थी, तो वहां पे उनको बोलने का मौका मिला। तो अगर हम देखें बिल क्लिंटन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो पता है कि बिल क्लिंटन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनकी हायर स्टडी +2 है। और अमेरिका में ज्यादा पढ़े लिखों की जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि भारत से ही ज्यादा पढ़े लिखे लोग अमेरिका चले जाते हैं। इस तरह जब उन्होंने मीडिया से बात किया था बिल क्लिंटन ने, तो मीडिया ने उससे सवाल पूछा कि आप भारत में क्यों आए। तो बिल क्लिंटन का जवाब था, मैं भारत को अपनी आभार व्यक्त करने आया हूँ क्योंकि जो दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और मेरी जो पहचान है वो मेरी खुद की मेहनत की नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो वो भारत के युवा का है जो कि हमारे यहाँ नौकरी करते हैं। और इसकी एवरेज देखें तो 34% माइक्रोसॉफ्ट में इस वक्त भारतीय काम कर रहे हैं। इसी तरह से एक बार अपने हमारे जलंधर से ही थे इंद्र कुमार गुजराल जी जो प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, तो उनको अमेरिका जाने का मौका मिला। तो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन जी। तो उन्होंने और उनके साथ डायलॉग हुई थी डबल। तो भारतीय न्यूज़पेपर में एक बहुत अच्छी हेडलाइन छपी थी जिसमें बिल क्लिंटन ने गुजराल से कहा था, मिस्टर गुजराल, यू गाइज आर अमेजिंग पीपल, वॉन द हाफ ऑफ माई सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया का एक शहर है जिसको कैपिटल ऑफ सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो वहां पे 50% इंडियन लोगों का कब्जा है और ये भारतीय न्यूज़पेपर में बहुत बड़े हाईलाइट में छपा हुआ था और बाहर बढ़ के न्यूज़पेपरों में भी छपा था। इस हिसाब से देखते हैं हम तो टैलेंट के लेवल पे एप्पल कंपनी में 35% भारतीय हैं, ठीक, गूगल में 46% है, IBM में 30%, नासा में 36% है। इस हिसाब से देखें तो नासा में भी जितने साइंटिस्ट है भारतीय हैं। और कुछ दुर्भाग्य है कि ऐसा कि दुनिया के सभी देशों के यूनिवर्सिटियों में भी हम देखे थे तो हर 6वां प्रोफेसर भारतीय है। और दुर्भाग्य की ये बात है कि इतने अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर होने के बावजूद भी हमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। रिसर्च हम ही लोग करते हैं, यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर काम हम ही करते हैं, पर उस हमारी मेहनत का फल दूसरे कंट्री ले जाती है। एक बड़ा ही चिंता का विषय है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास बुद्धिजीवी होने के बावजूद भी हम इस तक नहीं पहुंच पाते कि भारत में एक नोबेल पुरस्कार अच्छा आए। इस हिसाब से स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति मात्र जीने के लिए अपनी पॉकेट भरने के लिए जीता है वो पशु समान है। और उनका एक और भी बड़ा अच्छा कोट है कि वो कहते आगे कि हर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति को मैं मूर्ख और देशद्रोही मानता हूँ जो दलित पीड़ित व्यक्ति के खून पसीनों की मेहनत से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश और अपने पीड़ित लोगों को नहीं देखभाल करता, उनके लिए काम नहीं करता। ये भी एक बहुत ही विडंबना है कि ऐसे हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में एक दूसरा पक्ष भी आता है कि बहुत सारे लोग भूखे भी सोते हैं। सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे लोग भी भारत में ही है, इतना टैलेंट होने के बावजूद भी। इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसे ही किस विडंबना से किस परिस्थिति से लड़ते हुए देश के लिए खड़े होते हैं और समाज के लिए खड़े होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जब पायलट का एग्जाम देने के लिए देहरादून गए थे तो बहुत ही मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके गए थे। उनकी दीदी ने उनको पैसे इकट्ठे करके दिए थे। हम सबने पढ़ा होगा विंग्स ऑफ फायर, बड़ी अच्छी बुक है। पर दुर्भाग्यवश कहे या देश का सौभाग्य कहे कि वो उस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। सेलेक्ट ना होने की वजह से वो नदी के गंगा नदी जी के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने मन में विचार बनाया कि अब तो मेरे पास जाने के लिए पैसा भी नहीं है, हम वापस कैसे जाएं घर अपने। तो सेलेक्ट उनका एक सपना भी था पायलट बनने का, तो वो आत्महत्या करने के लिए सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, इससे किसी को पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसी दौरान संत एक वहां पे सैर कर रहे थे। भारत ऋषि मुनियों की देश है तो यहाँ पे पता है संतों लोगों के दिमाग को और उसकी मनोस्थिति को अध्ययन के दौरान पढ़ लेते हैं कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है।
तो संत जी ने उनको देखा टहलते हुए, तो उनके मन में होगा कि बच्चा जरूर कुछ परेशान है और इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने कलाम जी के कंधे पर हाथ रखा और उनको अपने साथ ले आए, उनसे बात किए। कलाम जी ने सारी परिस्थिति को उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं पायलट की पेपर देने के लिए आया था और ऐसे ऐसे हो गया। तो महाराज जी ने उनको समझाया और बोला कि आप पायलट बनने के लिए कुछ और बड़ा करने, नियति ने आपको चुना है कि आप देश के लिए, समाज के लिए, क्या पता इससे भी बड़ा करने के लिए है। तो आप इससे विचलित ना होकर आप इससे आगे और मेहनत करें और दोबारा सफलता की तरफ बढ़े। और उन्होंने, स्वामी जी ने उनको जाने के लिए किराया इकट्ठा करके दिया, खाने के लिए दिया और वो चले गए। इसी तरह एक और आता है इन्हीं की बुक में, एक बार बंगलौर में इनके अपने गुरु प्रोफेसर ब्रह्मदत्त जी के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक दिल्ली से कॉल आता है कि आपको मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के सामने मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए बात करनी है, उनको प्रपोजल दिखाना है जिससे कि मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए पैसे मिल सके। तो ब्रह्मदत्त जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पास बुलाया और उनसे कहा कि कलाम जी आपको दिल्ली जाना है कल सुबह। तो कलाम जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। तो उन्होंने बोला, ब्रह्मदत्त जी ने, भाई सब क्या हो गया, आपने सिर क्यों नीचे कर लिया, क्या प्रॉब्लम है आपको? इतनी नहीं, अगर आपके पास प्रोजेक्ट का काम है तो अपने असिस्टेंट को दे दीजिए, या और दूसरे प्रोग्राम है या कुछ है तो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन आप ये दिल्ली जाइए। उन्होंने वहां पे कहा कि भाई साहब मेरे पास जाने के लिए कोई भी ढंग का प्रेस किया हुआ कपड़ा नहीं है, शर्ट नहीं है कि मैं पहन के मिस्टर मैडम के सामने जाके अपनी बात को रखो। तब ब्रह्मदत्त जी ने कहा आगे, ब्रह्मदत्त जी ने, कि मैडम ने आपके कपड़े नहीं देखने हैं, उन्होंने आपकी बातों को देखना है, आपकी नॉलेज को देखना है, जिसके हिसाब से अपनी मिसाइल का काम, प्रोजेक्ट पूरा होगा और अच्छा होगा। तो आप इस चीज को छोड़िए और आप तैयारी होके कल जाना है। कल्पना करिए कि जब राष्ट्र के लिए, जब कल्पना अपने जीवन में, अपने शरीर पर जब जीवन के स्वप्न को राष्ट्र के साथ एकाकर कर देते हैं तो नियति जरूर फलित होती है। और यही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ हुआ। और आज वो मिसाइल मैन बन के दुनिया के सामने, हमारे पास ब्रह्मोस अभी देखा सिंदूर में कैसे उन्होंने तहलका मचाया और भारत का नाम ऊंचा किया। इस तरह एक भारत में मई 1998, 3 मई से 11 मई, भारत के एक परिवर्तन का बहुत बड़ा क्षेत्र, जब दुनिया में भारत ने लोहा मनवाया भारत का, जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, जब भारत ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया मई 1998 में, तब पूरी दुनिया अचंभव रह गई। इवन कि अमेरिका भी अचंभव रह गया। पूरी दुनिया, अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, बहुत सारी प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध इस करके नहीं लगाया कि अमेरिका, भारत ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर लिया, उसका ये था कि हम देखते हैं अमेरिका को ईगल आई ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वर्ल्ड में कम से कम नहीं भी तो 350 सैटेलाइट है अमेरिका का जो चलते हैं, जो कि हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पे क्या होता है, उसके रडार के नीचे सब पता लगता है। अभी हमने ईरान में भी देखा होगा, ईरान में जैसे ही न्यूक्लियर की टेस्ट कर रहे थे तो उनको पता लगा तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह पर भारत से था कि भारत में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, सब प्रदर्शित हुआ, उसका अमेरिका को भनक तक नहीं लगा। इस चीज का गुस्सा उनको था और जिसकी वजह से उन्होंने भारत के ऊपर बहुत सारे सेंसर, इमरजेंसी जैसी खान पीन, पीने वाली चीजों पे और बहुत सारी सप्लाई चेन पे बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। ये हमारे वैज्ञानिकों का, मैथमेटिशियन का ही चमत्कार था जो कि हुआ। कई बार आप देखते, जब दो सैटेलाइट रडार आपस में क्रॉस करते हैं तो एक पैच बनता है, पैच डेवलप होता है, जहाँ पे एक अंधेरा सा छाया आ जाता है। हमारे मैथमेटिशियन ने इतनी कैलकुलेशन करके दी अपने साइंटिस्टों को कि जब दो सैटेलाइट आपस में एक दूसरे से क्रॉस होती है तो फिर वहां पे जो पैच बनता है, तो जितने भी सामग्री थी टेस्ट के लिए, न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, वो सामग्री उस पैच के दौरान ही वहां पे सप्लाई किया जाता था और वहां पे ले जाया जाता था और उसके साथ ही वो टेस्ट पूरा हुआ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमेरिका के लिए यही था कि हमारे देखे बिना, हमारे जानकारी के बिना भारत ने इतना बड़ा टेस्ट कैसे कर लिया। इसी तरह भारत का इसरो, जो कि वर्ल्ड का सबसे ही सस्ता सैटेलाइट दुनिया में छोड़ने वाला है, ब्रिटेन से लेके रशिया तक सैटेलाइट हमारे भारत के इसरो से छुड़वाते हैं और बहुत सस्ता और बहुत कम खर्चे में। अभी मंगल हमने यान देखा था, चंद्रयान भेजा था बहुत ही कम खर्चे में। ये भी एक हमारे युवा का प्रतिभा है। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे फेज की। इतना तो सब कुछ है, पर इसके बाद दूसरा फेज हमारे पास आता है भारत का, जहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे भारत में ग्रस्त है। आज भारत का दैनिक आय, बहुत सारे कम लोग, 40% लोग ऐसे हैं जिसको हम 42 करोड़ रुपए का, 42 करोड़ पीपल कैसे, जिनकी दैनिक आय 50 से 100 रुपए के बीच में है, बहुत ही गरीबी से झेल रहे हैं। उसी तरह लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे व्यक्तियों का
जो 1900 क्या कहते हैं ये 2011 में सेंसस हुआ था, उस वक्त भारत की साक्षरता की औसतन थी 70%। भारत में 70% लोग ही पढ़े लिखे, और उसके बाद वहां पे पढ़े लिखने का पैमाना भी बड़ा अजीब सा तय हुआ था हमारे पास। जो अपना नाम लिख सकता है, जो फिल्म बोर्ड का पेपर पढ़ सकता है, वो पढ़ा लिखा माना जाता था। फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद 70% लोग भी हमारे पास पढ़े लिखे हैं। दूसरी तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा अंधे और टीबी के पेशेंट भारत में है, बहुत ज्यादा भिखारी भारत में है। ये भी एक हमारा पक्ष है, ये दर्शाने के लिए बोलने के लिए नहीं है, पर फिर भी एक भारत का चेहरा है जो कि हमें पता होना चाहिए। जो आज हम बोल रहे हैं अपने बुद्धि और विवेक के आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा, रिसर्च किया, पर इसके लिए हम लोग करते क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। भारत के लोग बुद्धि से संपन्न है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी भारत की नाम को रोशन किया, ये चीज बहुत ही अच्छी है। पर इसके आगे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें करना क्या है। कहते हैं क्लोज योर माउथ, शट योर लिप्स एंड लेट्स बी ओपन योर हार्ट। अपने जीभ को, मुंह को बंद करो, जबान को बंद करो, अपने दिल को खोलने वाली बात है कि इन चीजों को फील करें। ये जो भारत में इतनी गरीबी है, इतनी दयनीय है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या किया जा सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं फील फील करना है, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य होगा। भारत को अन्नपूर्णा रत्न गर्भा कहने वाले आज लाखों लोग भूखे सोते हैं। ये एक बहुत ही विडंबना है और ये महसूस करने वाली बात है। भारत वेदों की धरती, ज्ञान की धरती, माता सरस्वती की पूजा करने वाली धरती, और आज यहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। समाज के सामने हम कितना अच्छा बोल पाते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, लेकिन हम वास्तव में हम क्या करते हैं समाज के लिए, ये एक चिंता का विषय है। हम क्या, मैं अपना एक छोटा सा दो हमने उदाहरण दूंगा जो मैंने व्यक्तिगत जीवन में अपने किया है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ता था, तो चंचल स्वभाव था ऑब्वियसली, पर और संघ से जुड़े होने के नाते हमें संस्कार मिले थे। बाहर घूमना फिरना होता था, रात में हम लोग लाइब्रेरी पढ़ते थे 10 से 11 बजे, तो उसके बाद बाहर टहलने चले जाते थे। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा चंडीगढ़ जैसे शहर में, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द इंडिया कहा जाता है, बहुत वेल प्लान्ड है, बहुत डेवलप है। वहां पे बच्चे कूड़े में से खाना निकाल के खाते थे, और हमारे मेस में बहुत सारा खाना ऐसा था जो कि रात के 10 बजे मेस बंद होती थी, तो मेस का खाना फेंक दिया जाता था। फिर हमने 3-4 दोस्तों ने मिलके एक फूड बैंक स्टार्ट किया, वो खाना को इकट्ठा कराना और उस खाना को जो सेवा बस्ती थी वहां तक पहुंचाने का काम हम लोग करते थे। और इसी तरह एक दो और भी काम हमने किया था। दिवाली पे हम लोग अपने घरों से कपड़े जो हमारे पुराने हो जाते थे, वहां पे हमने अपने हॉस्टल के आगे में एक डस्टबिन टाइप लगा के वहां पे लिख देना कि हाँ भी जो भी आपके पुराने कपड़े इसमें डालें, और उस कपड़ों को हम ले जाकर सेवा बस्ती में लोगों को देते थे मिठाई उठाई के साथ में, और कुछ नए, क्योंकि उस वक्त हम लोग इतने पैसे वाले नहीं थे कि काम करके, क्योंकि खुद की पॉकेट मनी ही मिलती थी, तो उसमें ये सब करना बड़ा मुश्किल होता था। तो इस तरह से हमने सेवा का काम किया, और उन बच्चों को हमने पढ़ाने के लिए भी काम किया। हमारे बैचमेट में थे 10 लोग, हम लोग हर हफ्ते में 1 घंटा निकालते थे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उनकी किताब कॉपी पेंसिल का भी इंतजाम हमने समाज से ही किया, और वो भी फ्री। वो भी इस तरह, क्योंकि गली में हमने डस्टबिन लगा के वहां पे उन्हें अनाउंसमेंट करके परिवारों में कि जो माता बहनें अपने बच्चों की किताबें, क्योंकि भारत में एक परंपरा है कि हर एक स्कूल वाले हर सेशन में नई बुक देते हैं, पुराने बुक को फेंकवा ही देते हैं, तो रद्दी में बेचते हैं। तो वो हम लोग इकट्ठा करके उन किताबों से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इसलिए जीवन में संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। आज संवेदनशील लोगों का ही महत्व है। जो संवेदनशील लोग होंगे तो ही राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। केवल ये प्राय बात नहीं है, बोलने वाली नहीं, पर ये करने के लिए है। और बहुत अच्छा होता है कि जब हम इसको करते हैं तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है। और इन सब चीजों को करने के लिए एक रास्ता आता है, राजनीति भी है। पर राजनीति एक कैरियर ना हो के एक मिशन हो, फिर आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे हैं लोग की राजनीति को कैरियर बना लेते हैं और एमएलए एमपी बन जाते हैं, फिर उसके बाद अपनी ही दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं। पर किसी बड़े पद पे जाने से ये होता है कि हम नीचे वाले को कैसे देखते हैं, ये हमारे मन में होना चाहिए। इसी तरह हमारे एक प्रांत के प्रांत कार्यवाह जी भी रहे हैं पहले, अभी वर्तमान में एआईसीटी में वाइस चेयरमैन है, डॉक्टर रजनीश अरोड़ा जी, प्रोफेसर है। और उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष वनवासी लोगों के बीच में रह के वो और उनके श्रीमती जी काम किया। ये भी एक राजनीति का काम है।
समाज में काम करना। पढ़े लिखे हुए भी संपन्न व्यक्ति एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, एआईसीटी में चेयरमैन है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष वनवासी लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए दिया। ये भी एक राजनीति का है कि हम समाज को कैसे सुधार सकते हैं। उसी तरह डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हमारे प्रथम हाँ, राष्ट्रपति बने। हमारा फोन वहां रखा हुआ है। गुरुजी वो आप तो अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है। इसी तरह उदाहरण और भी आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भी, कैसे उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, समाज के लिए, ना कि राजनीति को उन्होंने अपने जीवन का अध्यय बनाया। आज हमें संवेदना के साथ साथ नए विचार के साथ आगे बढ़ने का समय है। थिंक वे ऑफ आउट ऑफ बॉक्स। जब हम एक चीज से आगे परे सोचेंगे, समाज के हित में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे, तो ही काम हो। कई बार हम देखने में आता है कि हम अपनी प्रतिभा को भी दबा देते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के ऊपर बहस छिड़ी है, बहुत सारे स्टेट है। इस तरह एक हमारे दोस्त है प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी, वो कहानी सुनाते हुए, वो अपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जब वाइस चेयरमैन थे, तो उनको एक कस्बा में, हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे एक कस्बा है, एक गांव है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे जाना हुआ। तो वहां पे स्कूल में वो चीफ गेस्ट थे, तो वहां पे बच्चों से वो सवाल कर रहे थे, तो बच्चे उनके सवाल की वजह से खड़े हो रहे थे। तो वहां पे टीचर थे, तो टीचर दबका के बच्चों को बिठा रहे थे, कोई इस तरह का सवाल ना पूछ दे जैसे कि स्कूल की बेइज्जती हो जाए, जो पता ना हो। एक लड़का था, बहुत शरारती था, वहां पे खड़ा हो रहा था बार बार, तो हेडमास्टर जी ने उसको दबका दिया और बिठाया। तब तो कुलदीप जी ने कहा कि भाई साहब नहीं, इनको बोलने दीजिए, बच्चा है, बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा नहीं है, बहुत शरारती लड़का है, और अब ये भेड़ बकरियां चरा के आया है, और ये क्या सवाल पूछेगा, नालायक है। इसके घर वाले भी ऐसे ही हैं, इसको भेज देते हो। तो हमने दया करके एक बुला लिया इसको, तो इसमें एडमिशन दिला दिया। फिर भी कुलदीप जी ने उसको प्रोत्साहन किया और वो खड़ा हुआ बच्चा, ये हमारे देखे हुए, हमने खुद वहां पे थे तो हमने देखा है। तो उस बच्चे ने सवाल किया कि भाई साहब, जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं उस कक्षा में एक छिपकली है। तो सब वहां पे हंसने लगे कि ले, बच्चा शरारती है, अब वो कुछ करेगा। तो भाई साहब ने बोला कि हाँ जी, तो छिपकली है तो क्या करे। तो बोलते हैं कि उसका एक पूंछ कट गया था। तो बोलते हैं अच्छा, तो पूंछ कट गया था तो क्या होगा। तो बोलता है कि ऐसा था कि पूंछ कट गया है, पर 4-5 दिन के बाद ऐसा हुआ है कि पूंछ दोबारा वापस आ गई। तो बोलते हैं अच्छा जी। फिर बोलता है कि ऐसे ही हमारे ताऊ जी हैं, उनकी एक उंगली कट गई, लेकिन वो उंगली दोबारा लोक पहल का नहीं आई, आज भी कार्यक्रम चल रहा है। उनकी उंगली दोबारा वापस नहीं आई। तो मेरा प्रश्न ये है कि छिपकली की पूंछ वापस आ सकती है, तो भाई मेरे ताऊ जी की उंगली क्यों नहीं वापस आ सकती है। कुलदीप जी भाई साहब ने बड़ा शुभ और बोलते कि ये चीज तो है। इसी चीज के रिसर्च के ऊपर आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है, लाखों रुपए खर्च है कि मानव का अंग वापस क्यों नहीं आ सकता। कुछ जानवरों के अंग वापस आ जाते हैं, पर मानव के अंग वापस नहीं आते। इस तरह की प्रतिभा को कई बार हम लोग दबा देते हैं, और ये प्रतिभा कब आती है, हमारी लोकल लैंग्वेज में, लोकल मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में आती है। जब बच्चा अपने मातृभाषा में जो चीज सीख सकता है, वो दूसरी भाषा में नहीं सीख सकता है। फिर ये वहां पे एक बहुत ही अच्छा रहा। और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कोट है, इसको सुनाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक जगह लिखते हैं कि मैं एक जगह प्रवास पे गया तो घर वालों ने बड़ी सेवा सत्कार किया, बड़ा अच्छा रखा, और उन्होंने मुझे एक खाट पे बिठाया, और परिचय होते हुए उन्होंने बताया भाई साहब ये खाट 300 साल पुरानी है। तो पंडित जी कहते हैं कि 300 साल पुरानी, पर खाट की स्थिति देख के लग तो नहीं रही 3 साल पुरानी है, ये पावा तो लग रहा है कि अभी नया डाले हैं। तो मैंने बोला भाई साहब बिल्कुल, पावा ये अभी पिछले महीने ही डाले, ये टूट गया था तो इसको नया डलवाया, और कुछ साल पहले ये इसका पार्टी टूट गया था तो इसको भी हमने डलवाया। इस हिसाब से ये एक एक चीज टूटता गया और एक एक चीज को नया बदलता गया। तो इस हिसाब से पंडित दीनदयाल जी लिखते हैं कि हमें अपनी जड़ को पकड़ते हुए परिवर्तन के दौर में समय के साथ परिवर्तित हुए चीजों को अपनाते हुए और अपनी जड़ को ना भूलते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम राष्ट्र का और देश का निर्माण कर सकते हैं। और यही हमारी मूल भाव भी होनी चाहिए। इस क्या कहते हैं कि तकनीक जानने वाला युवा आज अब्दुल कलाम बने, एनआईटी में पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए काम करे, हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती है तो वो स्वर्ण जीते तो केवल भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और देश हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार भारत को मिले। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि जापान से पहले भारत का नाम हो,
पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ अतिथि देवो भव की भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो चल सकता है वो चले, जो रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु वो अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करे और सिंह की गर्जना की भांति नेतृत्व क्षमता के साथ, इसी के साथ ही युवाओं का आह्वान करना चाहूंगा कि वो उठे। कहते उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जी धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपने युवा शक्ति में क्या ऊर्जा होती है, वो राष्ट्र को किस प्रकार उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर कर सकती है, इन विविध विषयों पर और जीवन के अपने अनुभवों के साथ उसे जोड़ते हुए किस प्रकार आपने इसकी भी चर्चा की कि भारत में किस प्रकार अर्जुन सेन गुप्त समिति की रिपोर्ट आज से 10 वर्ष 15 वर्ष पहले आई थी, 15 वर्ष, उसमें कहा था कि भारत के 84 करोड़ लोगों की आय 25-20 रुपए से भी कम है, एक दिन की आय। वो स्थिति लगभग आज भी विद्यमान है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उसमें एक बड़ी प्रगति का काम कोविड के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था। माननीय मोदी जी ने वो एक बड़ा परिवर्तन लेके आया है। हम इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपकी इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपको हृदय से आभार। अब मैं इसी चर्चा पर टिप्पणी के लिए आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर हिमांशु यादव जी को। डॉक्टर हिमांशु यादव जी, अगर मुझे सुन रहे हैं तो एक संक्षिप्त टिप्पणी। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु। अरे बिल्कुल, मैंने देख लिया था, इसीलिए मैंने टिप्पणी के लिए आमंत्रित किया। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान सर का रहा। और जो मैंने देखा कि जो सर ने अभी अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका को उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे क्या जो ब्रेन ड्रेन की जो हम बात करते हैं, जो हमारे क्या बौद्धिक संपदा जो हमारी है वो चली जाती है अमेरिका। इसलिए अमेरिका हमारी ही संपदा का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने क्या उच्च शिक्षा की बात नहीं करता, वो भारतीय उच्च शिक्षा को ही लेके, भारतीय ज्ञान परंपरा को लेके आज विश्व जगत में एक बड़ा नाम कमा रखा है। और सर का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान रहा, सुन के बड़ा आनंद आया। और जो आपने चंडीगढ़ में जो काम किया पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फूड बैंक का, वो वाकई में आज एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं लखनऊ जैसे विश्वविद्यालयों के बगल में जब देखता हूँ, बहुत सारे गरीब आज भी वहां पे पढ़े हैं। और उस तरह की योजना हमें आज भी चलाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हम जो लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम कुछ नहीं तो इस पे एक विचार करके हम लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि चीजें जब निकल के बाहर जाती है, जब इतना अच्छा, उतना डेवलप सेंटर जहां पर है, और वहां पर अगर इस तरह की चीजें निकल के आ रही, हम लोग तो अभी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा इलाका है, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बेसिक स्ट्रक्चर ही हमारे क्या गड़बड़ है। तो हमें लगता है कि हम लोग ज्यादा उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और ये हमें सीखने को मिला आज सर के व्याख्यान से। और सर को मैं बहुत बहुत आभार दूंगा कि इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए, जो हमें विवेकानंद से लेके आज तक की जो यात्रा आपने कराई है वो वाकई में काबिल तारीफ थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। बहुत बहुत आभार भाई हिमांशु जी, आपका भी बहुत अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी से। डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी। जी सर, जी सर, जी सर। बस आपकी एक टिप्पणी इस महत्वपूर्ण उद्बोधन पर। धन्यवाद सर। आज आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी कपूरथला के प्रशासक और अधिवक्ता रितेश शर्मा जी जो युवा हैं, उनके विचारों को मैं सुन रहा था और बड़ा ही अच्छा टॉपिक था, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन में युवाओं की भूमिका। तो वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता भी है, गवर्नमेंट के सेंसेक्स भी हैं, कि आज पूरे विश्व में जो युवा शक्ति है वो तो सबसे बड़ी भारत की ही है। और इसी युवा शक्ति के दम पर 2047 का एक लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने निर्धारित भी कर रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बोलते हैं कि ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवा तन मन धन और पूरे लगन, पूरी मेहनत के साथ राष्ट्र के विकास के लिए अपने अपने क्षेत्रों में, जो भी उनके अपने क्षेत्र हैं, उसमें वो लगेंगे। मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने आईक्यू लेवल से लेकर और काफी महत्वपूर्ण बातें कही। एपीजे अब्दुल कलाम जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, उनके बारे में आपने बताया। और आधुनिक भारत के जो आध्यात्मिक पिता हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपका मैं विचार सुन रहा था। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आपने बताया। और मैं उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की बात थी, मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि अपनी जड़ को ना भूलते हुए
परिवर्तनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। और जब हम सामाजिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो एक स्वस्थ राजनीति की आवश्यकता है पूरे समाज को, जो समाज में परिवर्तन लाएगी। और जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है उसमें भारत के सभी युवाओं को विशेष तौर से जिस मुद्दे पर ध्यान देना होगा वो ये कि स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा उन्हें। वो जब स्वदेशी को अपनाएंगे तभी सामाजिक परिवर्तन एक बड़े पैमाने पर आएगा, क्योंकि ये जो स्वदेशी है यही स्वदेशी समाज के अलग अलग वर्गों पर, अलग अलग आय वर्ग जो है उनको प्रभावित करने वाला एक विषय बन चुका है आज के समय में। और जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे, युवा जब स्वदेशी को अपनाएंगे और उनके मन में स्वदेश के प्रति एक समर्पण की भावना होगी, तो राजनीति में भी परिवर्तन आएगा और समाज में भी परिवर्तन आएगा। और जो हमारी अभी इनकम जो डाटा बताया गया आपके द्वारा, उस डाटा में भी निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और ये देश स्वावलंबी बनेगा। और स्वावलंबी बन के मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में ये एक राष्ट्र, ये जो राष्ट्र है ये एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनकर स्थापित होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भावेश जी। डॉक्टर हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। आज एक पूर्ण विषय पर श्री शर्मा जी का व्याख्यान हम लोगों को सुनने को मिला, युवाओं की भूमिका। मैं उनकी जो बातें हैं उसमें उसको और आगे ले जाना चाहूंगा कि वर्तमान में जो अमेरिका का जो टैरिफ की जो पॉलिसी है उसने जो भारत के ऊपर डबल टैरिफ करके लगाया है, लेकिन आप ये देखें कि जो सर्विस सेक्टर जहां पर युवाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिनका नाम श्री शर्मा जी ले रहे थे, चाहे वो IBM की कंपनी हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक, इन सब में इतना ज्यादा परसेंटेज है, यानी इतना कॉन्ट्रीब्यूशन भारतीयों का, भारतीय युवाओं का। और उन ये सब उसने अपने एक्सेप्शनल उसमें रखा है, इस कैटेगरी को एक्सेप्शनल कैटेगरी में रखा है, यानी जो भी टैरिफ लगेगा वो इनसे एग्जम्प्टेड रहेगा। मतलब ये दर्शाता है कि मतलब तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन यूथ इन द US इकोनॉमी दैट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन एक चीज जो मेरे ख्याल से आपने अपने उदाहरण दिए, मुझे लगता है कि शायद हमें अपने युवाओं को और भी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है। वहां पर शायद कहीं एक लैकिंग है कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं वो लीडर वाला जो रोल है, हम सप्लाई चेन का हिस्सा है। हम चाहे किसी भी रूप में देखें, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई चेन हो, चाहे वो चेन हो, उसके इंटरमीडियरीज बनना चाहते हैं, लेकिन हम लीडिंग क्वालिटी, लीडिंग डेवलपमेंट में नहीं जाना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं भारत में, साउथ में, जो जिसमें कॉफी चेन का नाम आता है, कई सारे चेन का भी, जहाँ पर उन्होंने जो मतलब जहाँ पर लीडिंग रोल किया वहाँ पर बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है वो लीडिंग का, वो कहीं ना कहीं वो चाहे अपने स्टार्टअप के माध्यम से सरकार ने फैसिलिटेट करने की कोशिश, लेकिन चाहे वो के माध्यम से शायद हम उसको फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, शायद उतना ट्रांसमिटेड नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्विस सेक्टर्स को हम ग्रोथ ऑफ इंजन भले कह रहे हैं, लेकिन वो एक डीम्ड एक्सपोर्ट के रूप में है, मतलब हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन लीडिंग के रूप में नहीं है। और भारत को चाहे आगे अपना रास्ता तय करना हो, शर्मा जी ने जापान का उदाहरण लिया, चाइना का उदाहरण लिया, इन दोनों ही देशों में वहाँ के रहने वाले लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप की भूमिका अदा की, तब जाके वो अपने आप वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को प्लेस कर पाए। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, चाहे हम जैसे लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे जिनका सबसे ज्यादा इनकाउंटर होता है यूथ के साथ, चीज को चाहे वो NEP के माध्यम से, मेरे ख्याल से एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप NEP की बात करें विश्वविद्यालय पर, एक बड़ी जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ने उसको एक रोल मॉडल के रूप में दिया है, जहाँ पर हमारी शिक्षकों की और स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि यूथ की जिम्मेदारी बड़ी, केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी है हम उनको ट्रांसमिट करें, लेकिन शिक्षक
छात्रों की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। ये नहीं कि वो केवल एक डिग्री लेके और अपने आप को आगे ले जाएं और कहीं सप्लाई चेन का हिस्सा बने जाके। तो ये चीज आज के इस व्याख्यान को बहुत आगे मैं ले जाना चाहूंगा। शर्मा सर ने अपने अनुभव अपने व्याख्यान में अपने तमाम सारी बातों को लोक पहल के मंच पर के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये लेक्चर न केवल इसके बाद फेसबुक पे बल्कि यूट्यूब पे भी जाता है, तो इस विचार को आगे भी बढ़ाएंगे और आगे डिस्कशन के लिए लेते जाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम शर्मा सर को, धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अशोक कुमार जी से एक संक्षिप्त टिप्पणी। डॉक्टर अशोक कुमार जी, अशोक जी मुझे सुन रहे हैं? डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी। कोई बोल। आशु गुरु जी। हाँ, आप सभी आभासी मंत्र मंच पर आसीन महान महानुभावों को यथोचित अभिवादन। जय श्री राम, वंदे मातरम। ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक यंगेस्ट नेशन इन एन एजिंग वर्ल्ड है और सदैव युवा पीढ़ी ने ही जो भी परिवर्तन आए हैं वैश्विक इतिहास में आप देख लीजिए और अपने स्वतंत्र समर में भी देख लीजिए कि जो भी परिवर्तन आए हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांति का अग्रदूत हमेशा युवा वर्ग रहा और हम एक युवा देश, ये हमारा सौभाग्य। युवा का अर्थ एक बहुत प्रखर मुखर और एक स्वयं में एक शक्ति केंद्र होता है। और जो भी आह्वान, चाहे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, या जो भी हमारे यहाँ वाक्य कहे गए हैं, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, या जो भी हमारे ध्येय वाक्य हैं, सब युवा को ही संबोधित हैं और युवा एक हमारा नेशनल एसेट है। आज आप देख लीजिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अमेरिका आज अपनी दादागिरी झाड़ रहा है। वो ये भूल गया है कि इंडियन एसेट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ यूएसए। आज भारत अगर कह दे कि सिलिकॉन वैली खाली कर दो, नासा खाली कर दो, तो आज अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि एक ढंग से कह दीजिए कि भगोड़ों के द्वारा बसाया हुआ देश, भगोड़ों का बसाया हुआ देश है। यूरोप से जितने 1848 के ईयर ऑफ रेवोल्यूशन से जो लोग भी अपने देश के लिए अलग से वो किए, उनको देश निकाला दे दिया, वो लोग आकर यहाँ बस गए और धीमे धीमे, इसीलिए आज आप कह सकते हैं कि अमेरिका जो है वो मिनी यूरोप है, अमेरिका मिनी यूरोप है। लेकिन भारत ने शरण दिया, भारत आश्रय स्थली बना। जो भी कहीं से उत्पीड़ित हुआ, वो भारत की शरण लिया और भारत में ही वो विकसित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, पीढ़ियां उसकी पुष्पित हुई। आज भारत में ही छोटा इजराइल है, बेन इजराइल। आज भारत में कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ हमारा उत्पीड़न हो रहा है या हमको अवसर नहीं मिल रहा है। सभी के लिए अवसर है। ये किसी भी देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, न किसी भी रूप में डिस्क्रिमिनेशन भारत ने नहीं किया और ये सदैव हुआ है। 5000 वर्ष का जो इतिहास भारत का है, सदैव ऐसा रहा है कि हमने किसी के प्रति न प्रेजुडिस पाला, न हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट किया, सभी को पल्लवित पुष्पित होने का। और इसीलिए भारत, देखिए, दीपक में जितना तेल रहता है उतना ही अधिक वो जलता है। हम सोचते हैं कि दीपक क्या है? दीपक का कोई अस्तित्व नहीं। सबसे बड़ा अस्तित्व है उस बाती का जो जल जाती है लेकिन विश्व को प्रकाश देकर जाती। ये वो देश जो कि आप एक साधारण उदाहरण ले लीजिए, कोविड के समय, जिस समय पूरे विश्व में महामारी थी, लोग मर रहे थे, उस समय भारत ने ये कहा कि हम वैक्सीन बनाएंगे और हमने वैक्सीन बनाकर, और देशों के पास वैक्सीन था लेकिन और देश व्यापार कर रहे थे, लेकिन भारत ने सेवा किया,
निशुल्क हमने पूरे विश्व को वैक्सीन। तो सबसे सबसे रिचेस्ट कौन होता है? रिचेस्ट वो होता है जो पूरे विश्व को देता है, वो देने वाला रिच होता है, देने वाला रिच होता है। आज अमेरिका पूरी तरह से समृद्ध है, सब कुछ है, लेकिन अखिलेश जी आवाज आ रही है ना? अखिलेश जी, अरे आवाज आ रही है, आप बोलिए तो बीच में अच्छा बोल अच्छा दे। अच्छा। तो आज अमेरिका अपने को, अमेरिका क्या छोड़िए, अमेरिका अमेरिका क्या, पूरा वेस्ट आज ईस्ट के ऊपर हावी हो रहा है। मतलब क्यों? मतलब क्योंकि रूस के पतन के बाद रूस का विखंडन और फिर मतलब सीआईएस बनना, और सीआईएस बनने के बाद पुतिन के मतलब राज्य में फिर से रूस एक महाशक्ति के रूप में आ रहा है सामने। तो एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था, जिसमें कि केवल एक ग्लोबल पुलिसगिरी और ग्लोबल दादागिरी, उन्होंने पूरे विश्व को एक मतलब मोहल्ला समझ लिया। अच्छा, जैसे मोहल्ले के दादा होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार के दादा हो गए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। बहुत ढेर सारे प्रेसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया। सबके साथ मिलकर ही अमेरिका रहेगा। अमेरिका अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब बात आती है कि हमारे भारत को अब एक ग्रोइंग वर्ल्ड में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और वो महत्वपूर्ण भूमिका है विश्व गुरु। हमें विश्व गुरु बनना है, और उसके लिए हमको भारतीय ये जो हमारा स्व है, इसके ऊपर आधारित ही विकास हमको करना है। क्योंकि एक संस्कारित युवक जो होगा वही राष्ट्रभक्त होगा, और राष्ट्र के प्रति एक सबसे बड़ी चीज जो होती है बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि ये मेरा राष्ट्र। हमारा संविधान ही शुरू होता है वयम शब्द से ही हम शुरू होते हैं। अहम शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं, बस केवल एक मतलब वही है, अहम मतलब ब्रह्मास्म, लेकिन वो अहम, ह के ऊपर बिंदी है, अहम नहीं, म नहीं है। तो इस ढंग का, और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं गर्व से आज इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि मैं एक ऐसी परंपरा से जुड़ा हुआ हूं जो सन 1925 में शुरू हुई, और आज हमारे पास से अधिक युवा शक्ति हमारे पास है, जो कि संस्कारित है, संस्कृत है, जो राष्ट्र के लिए ही जीता है और राष्ट्र के लिए ही मरता है। ये भावना जब एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक, एक अध्यापक, एक प्रशासक, एक राजनीतिज्ञ, यहां तक कि सभी जो भूमिकाएं होंगी, वो उस भूमिका में उसको राष्ट्र के लिए जीना है और राष्ट्र के लिए मरना है। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, नेशन फर्स्ट। और भारत की तो विजिगीषु परंपरा रही है। हम नंबर 1 रहे हैं और रहेंगे। एक समय में हमारा जीडीपी 40% था। आज जिस फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, हमारे यहाँ से सिंधु सरस्वती सभ्यता से बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और सुमेरिया से संबंध था तत्कालीन विश्व का। हमने तो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, हमने मानदंड स्थापित किए हैं, स्टैंडर्ड्स हमने स्थापित किए हैं, नॉर्मल हम स्थापित करेंगे। हमने किसी को डिक्टेट नहीं किया, लेकिन डिक्टेशन हम स्वीकार भी नहीं करेंगे। भारत है और भारत ही रहे, ऐसा प्रयास हमें करना होगा। और इसके लिए युवा वर्ग को राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर अपने काम में जुटना होगा कि जो मैं कर रहा हूं वो राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र को वर्चस्व देगा, राष्ट्र को मान देगा, राष्ट्र को प्रतिष्ठा देगी। और हमारा तो ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम जीते हैं तो राष्ट्र से विश्व के लिए हम जीते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये हमारा वो। इसी को कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज जय एक भारत। बहुत सारगर्भित और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकात्मकता है, भारत की संस्कृति और सभ्यता के उत्कर्ष हैं, और किन रास्तों पर, किस सन्मार्ग की हमें तलाश करनी चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि और
वसुधैव कुटुंबकम जिसका आदर्श है, उस राष्ट्र की युवा को किस ओर चलना चाहिए, इस विषय में आपने बहुत ही गंभीर और सारगर्भित शास्त्रीय टिप्पणी की है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अब आज के मुख्य वक्ता श्रीमान श्री रितेश शर्मा जी, आज के कार्यक्रम में आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, देवेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, हिमांशु राज त्रिपाठी जी, और आज के मुख्य वक्ता हमको जो पाथेय दे रहे थे श्री रितेश शर्मा जी, शोध छात्र श्री सनी कुमार जी, सबका हार्दिक अभिनंदन है। फिर अगले रविवार को हम एक नए वक्ता के साथ एक नए विजन पर फिर हम वार्ता करेंगे, संवाद करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम। और सभी से निवेदन है, मैंने लोकपहल के ग्रुप में यह लोकपहल की नई फेसबुक आईडी और डाली है, इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हम अपने इस राष्ट्रीय यज्ञ को पूरा कर पाएंगे। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ आज के हम इस कार्यक्रम का समारोप करते हैं और मिलते हैं फिर अगले रविवार को एक नए विषय के साथ संवाद करने के लिए। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। रितेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। आदित्य जी, अब आज के कार्यक्रम का समापन करिए। आदित्य जी। जी अखिलेश जी, मैं कर देता हूँ। जी।